दोस्तों, मैं कह ये रही थी कि ये कहानी मेजो मामा का गांव, जिसका मैंने नाम रखा मेजो मामा का गांव, तो ये क्यों है शीर्षक का था। तो एक तो गांव, उस पे मेजो मामा का गांव। मेजो मामा बहुत ख़ास चीज़ है, हम इसका कोई राजनीतिकरण बिल्कुल ना करें, चीज़ नहीं है। आदरणीय एक रिश्ते को क्रिएट किया गया है या याद किया गया है, आप जो समझना चाहें। ख़ास इसलिए है, मुझे तो इसको लिखते हुए थोड़ा सा मजली दीदी आ रही थी याद, लेकिन ये मजली दीदी अगर आप ट्रैजिक अर्थ में सुनना चाहेंगे तो वैसे कोई ट्रेजेडी इसमें है नहीं, लेकिन ये हैप्पीनेस या खुशी की भी कहानी नहीं। ये क्यों है शीर्षक का था, क्योंकि नाम है गांव, और जो आज के आधुनिक शहरी जीवन युगल, जो आज के कपल्स हैं, उनकी जो क्राइसिस है वो इसमें दिखाई गई है। तो आपको पढ़ने में हो सकता है कि लगे कि ये डायरी है, ये वृत्तांत है, ये सफ़रनामा है, चल गया, लेकिन नहीं, आप करीब से पढ़िएगा, हर जगह इसको मिलेगी इसमें वो बात कि हम बस आंकड़े को देख लें उठाकर कि तलाक की दर ही नहीं बढ़ रही है, तलाक कितना त्रासद बनाया जा रहा है, किन लोगों के द्वारा। अतुल सुभाष वाले में तो बहुत हद हो गया, और हम ये ना कहें कि ये एक पुरुष के साथ हुआ, ये स्त्री के साथ ज़्यादा हो रहा है, ये ना करें। तो मैं कुछ एक पंक्तियाँ इसकी पढ़ूंगी, और इतना भी कह देने से पर्याप्त बात नहीं हो पाएगी कहानी की, क्योंकि बात वही है कि पूरे गांव में पहुंचने की जो यात्रा है, और वहाँ के का जो गांव में क्या होता है, खेत हैं, फसल हैं, धुधुल बेचती, परवल बेचती, नेनुआ बेचती, सब्जी वालियाँ हैं, उनको पकाने वाली कोई तापस बहू है, कितना पकाया जाए, कितना खाया, कितना पचाया जाए, कितने प्रेम से। वो प्रेम कहाँ है जो इस छौंकने, बघारने, परोसने के बीच होना चाहिए, ज़िंदगी को शुरू करते हुए दो लोगों के बीच। बार बार नायिका उसको तलाशती है। अब फिलहाल केवल इसका चित्रण करती है ये कहानी। आप इसको एक ऐसी तरह से लीजिए कि ये रिप्रेजेंट कर रही है उन तमाम कपल्स को जो एक बहुत बड़े ऐसे साइलेंट डेडलॉक में बहुत समय तक फंसे होते हैं कि आप समस्या तक डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि वो क्या है, हम बात ही नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने आप में एक समस्या है। तो वो है। अब चैताली जी का सवाल था कि ऐसा क्यों, तो ये तो बड़ा जटिल सवाल है, और इस कहानी में उसको ना तो उठाया गया है और ना उसका जवाब दिया गया है, बस ये है कि ऐसा हो रहा है। तो कहानी का जो कैनवस है, हम उससे अगर एक्सपेक्ट करें कि आप एक पूरे एक चित्रण के बाद, हालांकि मैंने इस सवाल का जवाब दिया था कि अगर कहानी आपको ज़िंदगी का एक ऐसे स्टिल ला के रख दे कि भाई ये है, तो कहानी तो वही है ना, कहानी उपन्यास नहीं है। वो हमें कहानी की आजकल ऐसे आदत हो गई है कि उसमें पूरा जीवन मतलब इस तरह से समझाया जाता है, वो कहानी की टेक्निक में हो, ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट मैं तो मानती हूँ कि ग्रामेटिकली कहानी बिल्कुल अलग है कोई चीज़, जैसे कि पश्चिम में भी है। ऐसा नहीं है कि हर कहानी के लिए ज़रूरी है कि वो जो बिंदु जिस पे वो बात कर रही है, उसके पूरे कारण, उसके पूरे प्रभाव, उसके पूरे सब कुछ को बताए, और इससे कहानी अधूरी नहीं होती। लेकिन ये अच्छा है कि वो ये सवाल जगाती है ये कहानी। तो थोड़े से मैं हिस्से पढ़ती हूँ, और मुझे लगता है कि आज मैंने बुखार में इसको उठाया है। फिर कभी भी और बात करेंगे, क्योंकि मेरी तो किताब ही है, मैंने इसे रचा। लिखना जो है वो बहुत श्रम का काम है, और हम जानते हैं कि साहित्य किस तरह हाशिए पर है। जिस तरह साहित्य हाशिए पर है, उस तरह तो और कोई नहीं है। वहाँ पहुँचते पहुँचते धूल का ऐसा बगुला उड़ा कि लगा आगे अब कुछ भी दिखना मुश्किल हो जाएगा। धूल किचकिच उसकी आंखों में भर गई, कॉन्टैक्ट लेंसेज पूरी तरह चुभने लगे, आंखों से ढेर सारा पानी बह निकला।
की होलो? माँ ने उसी व्यग्रता से पूछा जो अजपा की हर हरकत, हर मुद्रा को लेकर उन्हें घेरे रहती थी। धूल, बस इतना ही अजपा ने कहा, और कहते ही उसने भीतर से कोई प्रत्युत्तर सुना कि दिक्कत ये नहीं कि धूल का बवंडर उड़ रहा है, दिक्कत ये है कि उसने कॉन्टैक्ट्स लगा रखे हैं। हालांकि रास्ते भर हरियाली बिछी हुई थी। दक्षिण बिहार का गंगा पार का इलाका, जहाँ मिट्टी कुछ काली भी थी, कुछ बलुई भी, उपजाऊ इतनी की पैदावार दूनी। रास्ते भर टोकरी में केले के पत्ते बिछाए धुधुल और परवल बेचते तरकारी वाले। की भाव? अजपा ने अपनी नौसिखिया बांग्ला का कुछ प्रदर्शन किया। सोमदत्त की माँ कुछ रीझी। की बोलो तुमरा? नेनुआ न तोरी, परोल न पाटोल, किने नेबो? थोड़ी सी और गलत बांग्ला, और थोड़ी और रिझी हुई उनकी हंसी। कि अबे तो तरकारी निये, पटोल भाजा, बेगुन भाजा, सब बोला अच्छे तापस बहू के। और फिर सास बहू की एक सम्मिलित हंसी, जिसके ताल मिलकर भी नहीं मिलते थे। नई बहू के शाखा पोला की छन छन के बाद भी नहीं। उनका बेटा ब्याह लाया था अंग्रेजी स्कूल से पढ़ी एक अल्लड़ लड़की को, जिसे बांग्ला साहित्य, समाज, संस्कृति, कला, खाने पहनावे में कहीं ज्यादा दिलचस्पी थी बनिस्बत कुछ भी पकाने, खिलाने और परोसने के। एक्सक्यूज मी। সেই भद्रलोकेर जीवन उसे हमेशा खींचता रहा था अपनी ओर। कभी कभी वह सोचती, क्या अब यह हिस्सा है उसका, या देख भर रही है उसे दूर से। यही वो कहानी है कि अपने पति की दूरी के साथ साथ वो ये तय ही नहीं कर पाती है कि ये जीवन उसका हिस्सा था या वो उसे दूर से देख रही है। एक हड़बड़ाहट में, हल्की सी एक घबराहट में उसने अपना सनग्लास निकाला और पहन लिया। लेकिन धूप चश्मे के पीछे भी अचानक कुछ तन गई भ्रिकुटी का तनाव बना ही रहा, बल्कि उतर आया हौले हौले आंखों में। आगे मिट्टी की पगडंडी प्यारी सी घुमावदार, एक ओर कटे हुए खेत, दूसरी ओर पकते हुए खेत, तीसरी ओर कटने को तैयार खेत, और एक और बोए जाते खेत। ऐसे दिखते हैं मौसम गांव में। गांव में जो मौसम दिखते हैं वो ऐसे दिखते हैं। एक ओर कटे हुए खेत, दूसरी ओर पकते हुए खेत, तीसरी ओर कटने को तैयार खेत, और एक और बोए जाते खेत। गांव उगू कर आते धान की बोरी था, गांव चावल और गेहूं का बंटवारा था। यह आप अधिकांश घरों में देखेंगे। गांव चावल और गेहूं का बंटवारा था, नहीं तो जमीन जब फाइनली वो बिकती है। गांव पुश्तैनी जमीन जायदाद में सबका हिस्सा था। गांव चावल से बनते मूढ़ी की कुरमुराहट था। गांव पुराने पोखर की मछली था। गांव पुराने पोखर की मछली का स्वाद था। गांव एक पुराना मंदिर था। गांव एक पिकनिक स्पॉट था। কালকে সবাই যাচ্ছে काली बाड़ीते पूजो दीते अनुष्ठान देखते। सोमदत्त की माँ ने पहुँचते पहुँचते अतिरिक्त उत्साह से भरकर कहा था। शादी को अभी साल भर भी नहीं बीता था और उनके अपने ढेरों शौक थे। नतून बधू के लिए एकटा छोटो मोटो यज्ञ करते, कहकर उन्होंने नतून बधू की ओर भरपूर मुस्कुरा कर देखा। उस मुस्कुराहट में प्रेम का आश्वासन था, उम्मीद की तृप्ति थी। अजपा में भी डरी डरी सी एक उमंग थी। एक गुनगुनाहट सी बजती